चलिए तो स्टार्ट करें। तो हमारा अभी जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल में हम लोग अभी जिस जिस मेटल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऊपर से 5 एलिमेंट वो हाईली रिएक्टिव में था। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। उसके नीचे आ उसके नीचे आ जाओ जेड एन, एफ, एच। अब यहां से नीचे लेस रिएक्टिव में आप, ठीक है, यहां से नीचे लेस रिएक्टिव में। इससे ऊपर एक और मेटल के बारे में मैंने आपको समझाया था, वो था मैंगनीज। मैंगनीज का मैंने ओर लिखवाया। क्या नाम होता है मैंगनीज के ओर का? पायरोलुसाइड। मैंगनीज जिंक के ऊपर आता है, ठीक है, मैंगनीज जिंक के ऊपर आता है। ऑल्दो रिएक्टिविटी सीरीज में हमने लिखा नहीं है इसको, बट ये जिंक के ऊपर आता किया है। यहां पे मैं एक और एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वो है कार्बन। कार्बन क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ये अभी आपको समझाऊंगा कि कार्बन को हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया है। रीजन क्या है वो देखो, कार्बन को हमने यहाँ ब्रैकेट में डाला है, तो इसके पीछे रीजन क्या है अभी तुरंत आपको समझ, ठीक है। कार्बन की रिएक्टिविटी मैंगनीज से कम होता है, जिंक से ज्यादा, इसलिए इस दोनों के बीच में रहता है। तो मैंगनीज का सबसे पहले आगे हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं, मैंगनीज, जिंक और आयरन। लेड की कहीं पे भी एक्सट्रैक्शन आपको समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली इस 3 एलिमेंट के बारे में समझेंगे जो मॉडरेटली रिएक्टिव में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें मैंगनीज। मैंगनीज का जो ओर है बच्चों, वो है पायरोलुसाइड MnO2, जिसको हम लोग पायरोलुसाइड बोलते हैं। देखो मैंगनीज की मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पायरोलुसाइड से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट किससे करवा? जो भी इसके ऊपर का एलिमेंट है उसी से करवा सकते हैं ना डिस्प्लेसमेंट। yes. तो इससे ऊपर का एलिमेंट कौन सा है? एक काम करते हैं, हम लोग लिख ही लेते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। यहाँ पे मैग्नीज रखा था हमने, फिर कार्बन रखा था, फिर Zn, Fe, चलो इससे नीचे की बात बाद में हम करेंगे। हमें यहाँ पे मतलब है इससे, इससे और इससे, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो हम आते हैं पोटेशियम। देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सब आपने पढ़ा कि हाईली रिएक्टिव है ना। हमें एक्सट्रैक्ट करना है MnO2 को। Mn को एक्सट्रैक्ट करना है MnO2 से। तो इसके ऊपर का कोई भी मेटल हम अगर लेंगे तो वो इसको डिस्प्लेस कर देगा। yes. कर देगा ना, क्योंकि वो उसके ऊपर है, मतलब हाईली रिएक्टिव है। अब इससे ऊपर याद करो, मैंने मेटलर्जी का जो डेफिनेशन लिखाया था उसमें क्या लिखाया था? ये इकोनॉमिकल होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तो इससे ऊपर का कौन सा मेटल है जो सबसे सस्ता है? एल्यूमिनियम है ना। प्रॉफिटेबल भी तो होना चाहिए ना, ये चीज का तो ध्यान रखना है। तो MnO2 को हम यहाँ पे जो सबसे सस्ता मेटल है उससे हम लोग डिस्प्लेस कराएंगे, और यहाँ पे बन जाएगा Al2O3 प्लस Mn प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ में आया? चलो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो आप लोग। 3MnO2
4Al थ्री है, हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे हम लोग जो प्रोसेस करवा रहे हैं वो प्रोसेस क्या है, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम से इजीली रिड्यूस हो सकता है। लेकिन एक बात बताओ, क्या हम इसके ऊपर का कोई भी मेटल यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर सबसे सस्ता फाइंड आउट करना है तो हम एल्यूमिनियम से करेंगे, लेकिन यूज किसी का भी किया जा सकता है। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। प्रोसेस का नाम क्या होगा, रिडक्शन। यहां पे हो जाएगा रिडक्शन ऑफ MnO2, रिडक्शन ऑफ MnO2। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग जिंक में। जिंक के दो ओर, एक तो था जिंक ब्लेंड ZnF और दूसरा ओर था ZnCO3 जिंक कैलामाइन। इसको हम लोग जिंक ब्लेंड बोलते हैं। और ये हो गया जिंक कैलामाइन, जिंक ब्लेंड और जिंक कैलामाइन। तो जिंक ब्लेंड और जिंक कैलामाइन में से सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, सुनिए क्या करना पड़ेगा। अगर ये सल्फाइड ओर है, जहां कहीं पे भी सल्फाइड ओर होगा, आपको वहां पे एक प्रोसेस करानी पड़ेगी, जिस प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग। रोस्टिंग, इस प्रोसेस का नाम रोस्टिंग। जैसे हम लोग घर में रोस्टिंग करते हैं, आलू रोस्ट करते हैं या बैंगन रोस्ट करते हैं या टमाटर रोस्ट करते हैं, चिकन रोस्ट करते हैं। तो रोस्ट का मतलब क्या होता है, उसको पकाना, एयर के प्रेजेंस में पकाना। किसी चीज को जब रोस्ट करेंगे तो एयर के प्रेजेंस में रोस्ट करेंगे। तो रोस्ट वर्ड का जो सिंपल मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। इस प्रोसेस का नाम रोस्टिंग। तो यहां पे हम लोग रोस्टिंग करें, और रोस्टिंग करने से होगा क्या, रोस्टिंग करने से होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा ZnO में, और साथ में SO2 गैस वहां से बाहर निकल जाएगी। हमारे पास मिल गया ZnO। इससे एक्सट्रैक्शन मुश्किल, डायरेक्ट इससे एक्सट्रैक्शन नहीं किया जा सकता। इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले रोस्ट करके इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। और जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद यहां से रिडक्शन काफी आसान होता है। तो इसलिए हम लोग इसको रिडक्शन कर लेंगे पहले जिंक ऑक्साइड में। अब यहाँ पे जिंक कैलामाइन, जिंक सल्फाइड का तो समझ में आ गया। अब जिंक कैलामाइन में देखते हैं क्या होता है, कर देंगे। जिंक कैलामाइन का जो प्रोसेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन। इस प्रोसेस का नाम है कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन क्या है, कैल्सिनेशन भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग ही है। कैल्सिनेशन भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग ही है, लेकिन इन इनसफिशिएंट, लेस से। यहां पे हम लोग सफिशिएंट एयर डालेंगे और यहां पे क्या होगा, इनसफिशिएंट एयर होगा, इन एब्सेंस ऑफ एयर। स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन एब्सेंस और लेस एयर। स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन एब्सेंस और लेस एयर। तो इससे क्या होगा, इससे भी यहां पे वही होगा, ZnO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे भी जिंक ऑक्साइड और यहां पे भी जिंक ऑक्साइड, दोनों में हमें जिंक ऑक्साइड मिलेगा। हाँ, ये थर्मल डिकम्पोजिशन। यहां पे पर्पज क्या था, यहां पे पर्पज था टू कन्वर्ट देम इनटू मेटल ऑक्साइड।
from which reduction is very easy. इसका पर्पज था कि टू कन्वर्ट देम इनटू मेटल ऑक्साइड फ्रॉम व्हिच रिडक्शन इज वेरी इजी. अब यहां से हम रिडक्शन कर सकते हैं. रिडक्शन करने के लिए ZnO को आप दो काम कर सकते. या तो आप कार्बन के साथ रिड्यूस कर दो. क्या कार्बन के साथ रिडक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. कार्बन उसके ऊपर है ना. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? Zn प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड. या फिर आप क्या कर सकते हो? ZnO प्लस Al. यहाँ पे बन जाएगा Al2O3 प्लस Zn. दोनों तरीके से रिडक्शन किया जा सकता है. तो अब क्वेश्चन यहाँ पे एक आता है. ये समझ में आ गया ना? दोनों तरीके से रिडक्शन किया जा सकता है. लेकिन यहाँ पे जो Zn मिलेगा ये कंपैरेटिवली ज्यादा प्योर होगा. कंपैरेटिवली मच प्योर. और ये होगा लेस प्योर. अब यहां से क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन क्या आता है कि कार्बन इज एबल टू रिड्यूस ZnO but is not able to reduce MnO2. समझ में आया क्वेश्चन क्या है? कार्बन इज एबल टू रिड्यूस ZnO but that carbon is not able to reduce MnO2. Why? Sir, because it is less reactive. Simply आप बोल सकते हो कार्बन इज लेस रिएक्टिव देन Mn and higher reactive than Zn. सिंपल बोल सकते हो. सही है. लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हमें साइंटिफिक टर्म में लिखना हो तो क्या लिखें? बिल्कुल आंसर सही है. मैं ये नहीं बोल रहा कि आंसर गलत है. लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आएगा ही. हर पेपर में आएगा ये क्वेश्चन. तो अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे? एकदम ध्यान से सुन लो. मैं इसका आंसर लिखा दूंगा, पहले आप समझ लो. सुनो. देखो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ये यहां पे देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है ना. डिस्प्लेस कर रहा है ना कार्बन ऑक्सीजन यहां पे. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है वो वीकर बॉन्डिंग है और इस दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग. तो वीकर बॉन्डिंग ब्रेक हुआ और स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग बना. इसलिए हुआ ना ये रिएक्शन, हायर स्टेबिलिटी के लिए. लेकिन अगर यही चीज हम यहां पे करें तो अब हम MnO2 को अगर कार्बन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे कोई रिएक्शन ही नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बॉन्डिंग ऑलरेडी स्ट्रांग है. समझ में आया मैंने क्या बोला? ये बॉन्डिंग ऑलरेडी स्ट्रांग है देन CO. तो स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग टूट करके कमजोर बॉन्डिंग तो नहीं बन सकती. लेकिन यहाँ पे क्या है? इस बॉन्डिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग यहाँ पे है. तो कमजोर बॉन्डिंग टूट करके नई बॉन्डिंग बन रही है. समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलिए अब मैं इसी क्वेश्चन का को लिखवा देता हूं. लिखो. Why is carbon able to reduce ZnO but it can't reduce MnO2. It can't reduce MnO2. लिखें, आंसर में लिखें
affinity of carbon with oxygen is higher than Zn with oxygen. So it forms carbon monoxide. So it forms carbon monoxide by reducing ZnO. By reducing ZnO. But affinity of Mn and oxygen is much higher than carbon with oxygen. So carbon can't reduce MnO2. So carbon can't reduce MnO2. देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके साइड में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तो ये हो गया Mn के बारे में हमने पढ़ लिया और Zn के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग आ जाते हैं आयरन। आयरन का जो ओर है उसका नाम है, क्या नाम है? हेमेटाइट, Fe2O3। इसकी जो रिडक्शन करानी है, इसमें दो तरीके से रिडक्शन करवाया जा सकता है। या तो आप इसको कार्बन के साथ रिएक्शन कराओ, या फिर इसी Fe2O3 को एल्युमिनियम के साथ रिडक्शन कराओ। अगर आप कार्बन के साथ रिडक्शन कराओगे तो यहां पे बनेगा Fe+CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहां पे बनेगा Fe+Al2O3। आपने इस रिएक्शन को पहले भी पढ़ रखा है। यहाँ पे बहुत हीट प्रोड्यूस होती है जो इस आयरन को मेल्ट कर देगा, और ये आयरन प्रोड्यूस होता है ऑल्टन फॉर्म। रिएक्शन का नाम है थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन, जिसका कि एक और नाम बताया था मैंने, एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन। बैलेंस कर लो दोनों रिएक्शन को। 3C 2Fe और 3Q। दूसरा और 2F। तो ये हो गया लेस मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट का कंप्लीट। अब हम लोग आ जाते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, कॉपर एंड मरकरी। कॉपर एंड मरकरी ये दोनों आएंगे लेस रिएक्टिव। ऊपर वाले 5 हायर रिएक्टिव, एल्युमिनियम के नीचे आयरन तक आप पढ़ोगे मॉडरेटली रिएक्टिव में, कॉपर और मरकरी लेस रिएक्टिव। कॉपर के 2 और बताए थे मैंने, कौन कौन से और बताए थे? नहीं याद है? देखो सर कॉपर ग्लास और क्यूप्राइड। कॉपर ग्लांस और क्यूप्राइड, बिल्कुल सही बात है। तो कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला होता है Cu2S, और क्यूप्राइड का होता है Cu2O। ये दो हैं कॉपर ग्लांस और क्यूप्राइड। तो हमें करना क्या है? देखो बहुत आसान है, इसकी एक्सट्रैक्शन बहुत आसान। क्या करोगे? सिंपली दोनों को मिक्स कर दो आपस
कॉपर ग्लास को और क्यूपराइट को दोनों को मिक्स कर दो। कॉपर ग्लास और ये हो गया क्यूपराइट, दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करके बस इसको आप सिंपली हीट कर, ये अपने आप कॉपर अलग और सल्फर डाइऑक्साइड एकदम आसान है इसका एक्सट्रैक्शन। दोनों को मिक्स कीजिए और गर्म कर दीजिए। लेस रिएक्टिव में सिंपल गर्म करना होता है। सबसे ज्यादा मेहनत पड़ती है मॉडरेटली रिएक्टिव। हायर रिएक्टिव में भी सिंपली क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवा देते हैं मॉल्टन में, मॉल्टन फॉर्म में। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे थोड़ी मुश्किल काम पड़ती है, मेहनत पड़ती है। पहले उसकी कैल्सिनेशन कराओ, कार्बन डाइऑक्साइड है तो कैल्सिनेशन, सल्फर है तो रोस्टिंग, फिर उसको ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर तब जाकर के रिडक्शन कराओ। रिडक्शन कराने में भी ध्यान रखना पड़ेगा, आप कार्बन से करा रहे हो, उसके सुटेबल एलिमेंट से रिडक्शन कराना पड़ेगा। हाँ, वो सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। यहाँ पे मॉडरेटली रिएक्टिव में सिर्फ हीट कराना पड़ेगा। आप दोनों को मिक्स कीजिए, दोनों को मिक्स करके गर्म कर दीजिए, वहां पे कॉपर आपको मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया इसके बारे में। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं मरकरी। मरकरी का और बताओ HGS। HGS की पहले हम लोग क्या करेंगे, रोस्टिंग। इसकी हम लोग जहां पे भी सल्फाइड और होगा, अब यहाँ पे तो डायरेक्ट हो रहा था तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले उसकी करेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग कर लेंगे। रोस्टिंग क्या होता है जी बच्चा? स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो यहाँ पे बन जाएगा HgO और HO2 गैस यहाँ से निकल गया बाहर। अब हमारे पास बचा है HgO। ये जो HgO है, आपको इसको कुछ नहीं कराना, बस सिंपल आप इसको हीट कर दो। हीट कर दो, ये बन जाएगा Hg और O2। ये HgO सॉलिड के फॉर्म में है, ये सॉलिड के फॉर्म में है, और मरकरी आ जाएगा लिक्विड के। तो ये हो गया मेटल की एक्सट्रैक्शन कंप्लीट। हमने सारे के बारे में पढ़ लिया, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव।